नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज एक बार फिर मैं आया हूं आपके सवालों के उत्तर के साथ, क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे वीडियोस पर कमेंट करके और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब पूरे विस्तार से एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जाएं ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। एक मेरा सुझाव है, जब भी आप सवाल पूछते हैं तो सवाल के साथ ही आप अपना नाम, अपनी एज, अपनी लोकेशन अगर ये भी बता देंगे तो मुझे और आसानी होगी सवाल को समझने में और आपको सही नाम से संबोधित करने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं उस पर अगर जाऊं आपके जो भी लिंक है तो कई बार YouTube का नाम अलग दिया होता है, आपका असली नाम कुछ और हो सकता है। तो बेहतर होगा कि सवाल पूछते वक्त सवाल के साथ ही आप अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी लोकेशन वो भी अगर लिख दें तो और भी बेहतर होगा। आप चाहे शॉर्ट में नाम लिखें, आप कुछ बातें अगर डिस्क्लोज ना भी करना चाहें तो वो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका फर्स्ट नेम जो है उतना भी आप वहाँ पर बताएंगे तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। तो आज मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ और पहला सवाल जो मैंने शामिल किया है वो है हनीफ सरदार जी का। हनीफ जी ने पूछा है कि SBI मैग्नम चिल्ड्रंस फंड यदि उस स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करना होगा, बैंक से या पोस्ट ऑफिस से। तो हनीफ जी, मैं आपको बता दूं कि SBI मैग्नम चिल्ड्रंस फंड यहाँ पर दो प्लान हैं, एक है सेविंग्स प्लान और दूसरा है इन्वेस्टमेंट प्लान। सेविंग्स प्लान जो है वो बेसिकली एक हाइब्रिड फंड है जहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है, और जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बेसिकली एक इक्विटी प्लान है जहां पर पूरा पैसा इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। अब पहले आपको ये तय करना है कि क्या आपको हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर इक्विटी फंड में, और ये निर्भर करेगा कि आपके पास समय कितना है और साथ ही आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। यदि आप मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं और लंबा नज़रिया है तो फिर इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर रहेगा, और यदि आप कुछ अगले 4-5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में जो हाइब्रिड प्लान है यानी कि सेविंग्स प्लान वो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। अब सवाल पर आते हैं। आपने पूछा है कि क्या आपको पोस्ट ऑफिस से या बैंक से कहाँ से करना होगा। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि वो बैंक भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, बैंक भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या फिर कोई कॉरपोरेट या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, आप किसी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जहां पर आपका बैंक अकाउंट है आप वहां जाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बैंक्स म्यूचुअल फंड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और अदरवाइज यदि आप AMFI यानी कि एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आप अपने लोकेशन के हिसाब से जहां आप रहते हैं या जहां आपका ऑफिस है उसके आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर या कैम्स, जो कि SBI म्यूचुअल फंड के लिए एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट का काम करते हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के माध्यम से आप जो स्कीम आपने चुनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राम स्वरूप सोनी ने। और राम स्वरूप ने पूछा है एक बार में एक फंड में 2 फंड स्विच कैसे करें। तो यदि आप 2 स्कीम से एक स्कीम में स्विच करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जिस स्कीम से आप स्विच कर रहे हैं उसको हम कहेंगे सोर्स स्कीम, और जिस स्कीम में स्विच करना है वो हो जाएगी आपकी टारगेट स्कीम। लेकिन यहाँ पर अगर फोलियो नंबर्स डिफरेंट हैं तब आपको दिक्कत आएगी, लेकिन यदि यहाँ पर फोलियो नंबर्स अलग अलग हैं तब ये थोड़ा मुश्किल होगा कि आप इस तरह से एक फोलियो में
पहले से जो फोलियोज़ हैं उन्हें स्विच कर सकें। तो यहाँ पर फोलियो नंबर आपके वही रहेंगे, यानी कि सोर्स स्कीम का जो फोलियो है वही आपके टारगेट स्कीम का भी फोलियो रहेगा। तो पहले आप फोलियोज़ को मर्ज कराने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, और एक बार जब आपके फोलियोज़ मर्ज हो जाएंगे तो उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं, और ऐसे में फिर आपके पास एक सिंगल फोलियो होगा। तो यानी कि टारगेट स्कीम में सोर्स स्कीम से स्विच करना बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर बात है फोलियोज़ की। तो क्योंकि आप एक फोलियो से दूसरे फोलियो में स्विच नहीं कर सकते, फोलियो नंबर सेम यहाँ पर होना जरूरी है। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है बलबीर सिंह ने देहरादून से। बलबीर जी ने बताया है कि वो 10,000 की SIP कर रहे हैं या करना चाहते हैं ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में। और मल्टी एसेट फंड वो होता है जिसका एलोकेशन इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में होता है, यानी कि मिनिमम 3 असेट क्लासेस यहाँ पर होना जरूरी है। और साथ ही HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो कि एक हाइब्रिड फंड है। तो 2 स्कीमें 10,000 रुपीज़ कितने साल के लिए? लगभग 4 साल के लिए। तो 4 साल के हिसाब से इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही चुनाव है। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही आपने कहा है कि 5,000 की SIP आप 2 और स्कीम में करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है। आप 7 इयर्स का होराइज़न, इन्वेस्टमेंट होराइज़न लेकर चल रहे हैं। तो क्वांट एक्टिव फंड जो कि एक मल्टी कैप फंड है और अच्छा फंड है, इसमें करना चाहते हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आपका चुनाव बहुत सही है। समय के अनुसार आपने जो स्कीम्स का चुनाव किया है वो सूटेबल है मेरे हिसाब से, तो आप इनमें आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही जो कैटेगरी और स्कीम्स आपने चुनी हैं वो भी सही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन स्कीम्स के साथ आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब ले रहा हूँ मैं अगला सवाल जो यहाँ पर पूछा है, इनका नाम लिखा हुआ है DEW। और सवाल यहाँ पर यह है कि आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, और आपके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अच्छा फंड है इस कैटेगरी में और वेल डाइवर्सिफाइड है। इसमें लगभग 160 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, क्योंकि फ़ंड का साइज़ भी बहुत बड़ा है। और इस फंड को मल्टीपल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। तो बिल्कुल आप इस फंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, ये एक मिड कैप फंड है और इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड है। इसका एक्सपोजर इंटरनेशनल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में भी है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डेफिनेटली अच्छा फंड है। तो स्कीम्स तो आपके पास अच्छी हैं, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और साथ ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं। अब आप चाहते हैं कि 20 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए शिक्षा के लिए और 25 साल के बाद 2 करोड़ रिटायरमेंट के लिए SIP शुरू करना है। अच्छा, आपके पास है नहीं ये फंड, आप इन फंड्स में SIP शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल चुनाव सही है, आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, पोर्टफोलियो बिल्कुल सही रहेगा। अब सवाल यह है कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यदि मैं कैलकुलेशन करूं 12% के CAGR पर, तो यहाँ पर यदि आप 10,000 पर मंथ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं और उसे हर साल 10% से बढ़ाते रहते हैं, या फिर मतलब ये कह लीजिए कि आप स्टेप अप SIP का चुनाव करते हैं, तो आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। गोल का मतलब क्या है? जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है, यानी कि 20 साल के बाद 1 करोड़ और 25 साल के बाद 2 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। ये मुमकिन है यदि 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप यहाँ पर पा सकते हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल पॉसिबल दिखाई देती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो 25 साल के बाद 2 करोड़ मेरे हिसाब से रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। तो इसलिए यदि आप 10,000 की बजाय इससे
थोड़ी अधिक अमाउंट से शुरुआत कर सकें और जैसे मैंने कहा कि 10% से मिनिमम हर साल से बढ़ा सकें तो ये और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। तो चाहे हम बात करें एजुकेशन की या रिटायरमेंट की, तो शायद ये जो अमाउंट है 1 करोड़ और 2 करोड़ ये काफ़ी ना रहे। तो जैसा मैंने कहा कि आप जितना अधिक हो सके उतना इन्वेस्ट कीजिए, और यदि नहीं कर सकते हैं अभी तो आगे आप 10% या उससे अधिक तो बढ़ाइए ही, और जब जब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़े उस वक्त पर आप उसे और भी बढ़ाइए, लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आप एक अच्छी राशि इकट्ठा कर सकें। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सचिन जड़े ने। सचिन जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और कई बार सवाल भी पूछते हैं और सजेशन भी पोस्ट करते हैं। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका सवाल यह है कि आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, HDFC निफ्टी 50 फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल S&P 500 फंड। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है आपके पास या पोर्टफोलियो है जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, इंटरनेशनल फंड सभी हैं। साथ में आपने लिखा है कि आपके पास मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 फंड भी है। ये बहुत ही नया फंड है, आपने अभी भी बाई किया है। लेकिन यदि आपका नज़रिया बहुत लंबा है और आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तभी ये फंड आपके लिए सूटेबल है। अदरवाइज़ क्योंकि माइक्रो कैप फंड है, यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इस फंड से ऐसे निवेशक जिनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 10 साल से कम है और रिस्क एपेटाइट मॉडरेट या लो है, उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये मेरी एक यहाँ पर सलाह रहेगी। और उसके बाद आपने जो पूछा है कि आपने एक डेट फंड से रिडीम किया है और साथ ही एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड से भी यूनिट्स रिडीम की हैं, तो आपके पास 1.50 लाख रुपीज़ हैं। आप जानना चाहते हैं उन्हें कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। 2 चॉइसेस आपने दी हैं, एक है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरी चॉइस है जो आपने कहा है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि आपने डेट से रिडीम किया है, हो सके तो पहली राय यह है कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में इन पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। आपने कहा है 5 से 7 साल, तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए सही चॉइस होगी, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी में आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन यदि आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो मैंने आपको सजेस्ट किया उस कैटेगरी में नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप एग्जिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फंड्स में कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो, और साथ ही निफ्टी HDFC निफ्टी 50 फंड जो कि एक लार्ज कैप पैसिव फंड है। इन 2 फंड्स में आप इस पैसे को डिवाइड करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी आपको सलाह होगी। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है बबीता मिश्रा ने। बबीता जी जानना चाहती हैं कि उन्हें यदि 5 साल में 50 लाख रुपए जुटाने हों तो उन्हें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया है कि SBI में कितना अमाउंट, तो इसका मतलब वो SBI से शायद आपका मतलब SBI म्यूचुअल फंड से है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ यहाँ पर। तो यदि आप SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और 5 साल के लिए, तो फिर आपको जैसे कि SBI बैलेंस एडवांटेज फंड है उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और 5 साल के नज़रिए से आप बात कर रही हैं तो यहाँ पर जोखिम भी है, पैसा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे सुझाव तो ये है कि किसी भी निवेशक को पूरे पैसे एक ही फंड हाउस में इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग स्कीम्स में और अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स में करने चाहिए, क्योंकि हर कैटेगरी में सभी स्कीम्स एक ही फंड हाउस की परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं। तो जिस फंड हाउस की जिस कैटेगरी की स्कीम परफॉर्म कर रही हो आप उसे चुन सकते हैं। तो इससे आपका अक्रॉस द कैटेगरीज और अक्रॉस फंड हाउसेस या मतलब एक से ज़्यादा फंड हाउसेस में आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा, उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो यदि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और आपको SBI में ही करना है मान लीजिए, तो भी मैं आपको बता दूं
अगर मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो हर महीना करीब 62,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 5 साल तक। 5 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए। और वहीं यदि हम 10% के CAGR से कैलकुलेट करें तो लगभग 65,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे 50 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करने के लिए 5 साल में। इसीलिए यदि शुरुआत जल्दी की जाए और समय लंबा हो तो गोल अचीव करना आसान हो जाता है। बबीता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सवाल दोबारा पोस्ट करें और क्या सच में आपको म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है, क्या आपके पास में समय और ज़्यादा है, आप इसको बढ़ा सकती हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि 50 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए आपको 65,000 रुपीज़ पर मंथ 10% के हिसाब से यदि कैलकुलेट करें इतना करना होगा, क्या आप इतना इन्वेस्ट कर सकती हैं? इन सभी सवालों के उत्तर यदि आप मुझे दे सकें तो मैं आपको अपनी जो सलाह है वो और ठीक से दे पाऊँगा, और तभी मैं आपको आपके लिए जो सूटेबल स्कीम्स होंगी उस पर भी अपनी राय दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए वो आपको ठीक से समझ में आए होंगे, जानकारी आपको सही लगी होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।